हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस कुंडली में अपन एक बार उन्होंने कहा ओवरऑल लाइफ का एनालिसिस। अब इसमें क्या है कि वीडियो तो बहुत लंबी चली जाएगी। पहले कोशिश करते हैं आइडेंटिफाई करने की कि कौन से ऐसे दो एरिया ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे जिसको लेकर सबसे ज्यादा परेशानी होगी, और उसके बाद अपन उन स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर ही बात करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी ना खिंच जाए। हर कोई चाहता है उनकी पूरी जिंदगी के बारे में वर्णन बताया जाए, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शंस है कि वीडियो बहुत लंबी होगी तो फिर हर कोई नहीं सुनेगा। इस कारण से या तो टुकड़ों में बनानी पड़ेगी या फिर जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उसके ऊपर ही चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या एरियाज निकल के आते हैं। सबसे पहले तो ये एक लगन कुंडली है। इसमें जो मैंने नीले रंग से इस समय लिखा हुआ है ना, ये उन भाव के अंदर आए हुए नक्षत्र हैं जिन्हें मैं कहता था मिड पॉइंट लॉर्ड। ठीक है, अगर ऊपर की राशि जो है वो आपका शरीर है तो ये मिड पॉइंट लॉर्ड उस शरीर की आत्मा होते हैं। ठीक, अब देखें क्या हो रहा है। फर्स्ट हाउस जो है उसका स्वामी यहाँ पे 9 नंबर लिखे हैं तो वो होंगे गुरुदेव। जुपिटर जो है वो नीच राशिस्थ है, गुरु नीच नहीं है। ठीक है, डिग्री के अंदर जुपिटर जो है वो 5 डिग्री के आसपास नहीं है, वो अच्छा खासा आगे चला गया, चंद्रमा के नक्षत्र में आ गया। अब गुरु जो है वो नीच राशिस्थ है, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा हमें ये कहना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस के लॉर्ड हैं तो थोड़ा सा हेल्थ को लेके प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्योंकि नीच राशिस्थ है या फिर शरीर को कई बार थकान और ऐसी वाली चुनौती वाले कामों की तरफ आगे लेके जा सकता है। ठीक है, अभी अनुमानित है। इसके बाद इसकी जो आत्मा है फर्स्ट हाउस के अंदर वो आपके सोचने का ढंग है, आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है, आपके केस में आपके सोचने का ढंग सूर्य है। ठीक, अगर आपके सोचने का ढंग सूर्य है इसका मतलब है सूर्य की सारी क्वालिटीज आपके थॉट प्रोसेस में देखने को मिलेंगी। सूर्य की क्या क्वालिटीज होती हैं? सूर्य की क्वालिटी होती है कि वो अपने आप को बिल्कुल अडिग रखे, एक चीज। दूसरी बात, सूर्य की कैपेसिटी या क्वालिटी है कि वो अपने आप को एज अ लीडरशिप स्किल के तौर पे देखना चाहता है। ठीक है, कई बार लोग इसमें एक वर्ड यूज करते हैं ईगो का होना। दिस इज नॉट एक्चुअली द ईगो। यहाँ पे क्या है, सूर्य की एक नेचुरल क्वालिटी है कि वो खुद को जला रहा है दुनिया को रोशनी देने के लिए, वो उम्मीद करता है कि उसकी अहमियत को समझा जाए। ठीक है, लेकिन यदि आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि सूर्य तब उच्च का होता है जब वो केतु के नक्षत्र में हो। इसका मतलब जब वो त्याग दे अपने इन सारी भावनाओं को कि मैं अपने आप में कोई महान हूं, कोई बड़ा हूं, तब जाके सूर्य उच्च का होता है। यहाँ पे सूर्य जो है वो केतु के नक्षत्र में नहीं है, यहाँ पे वो भावना जो होनी चाहिए वो नहीं हट पाएगी, इसलिए भी एक चुनौती देखने को मिलेगी। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड सूर्य है। सूर्य आपके 9th हाउस का लॉर्ड भी है। इस कारण से एक चीज हमेशा रहेगी कि जो धर्म के प्रति सही है, यानी कि जो राइट पाथ है, उसकी तरफ ही इंसान जाना चाहेगा। क्योंकि यहाँ पे राशि 9 नंबर की है, गुरु की राशि है, धर्मपथ की राशि है। साथ ही साथ सूर्य जो है वो काफी अडिगता को दिखाता है, और साथ ही साथ इस कुंडली में क्योंकि वो 9th हाउस का लॉर्ड है तो इंसान बिल्कुल वही करना चाहेगा जो बिल्कुल सही हो, ना इसकी सुने ना उसकी सुने। अब ऐसी परिस्थिति के साथ ये सूर्य उठा और चला गया है 12वें भाव में। 12वें भाव में गया, वैसे ही थोड़ा सा उसके लिए परेशान स्थिति है क्योंकि वो उसका मरण कारक स्थान है। वहां पे कई बार आपको ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप जो चाह रहे हो उसको ना होकर कुछ दूसरी चीजें हो जा रही हो, और आप उसको अपोज भी करना चाहो तो अपोज ना कर पाओ। ठीक है, ये सिचुएशन बनेगी। 12वें घर में जब कभी भी सबकॉन्शियस माइंड बैठता है, इसका मतलब है कि परेशानियां जो है वो कहीं ना कहीं से रहती ही रहती हैं। इसीलिए मैंने बोला था आइदर गो विथ या तो फॉरेन, या फिर कनेक्ट हो जाइए हॉस्पिटल से जो 12th हाउस को जोड़ता है, या फिर पुलिस या मिलिट्री या यूनिफॉर्म सर्विसेज। ठीक है, वो सारे प्रोफेशन स्ट्रेस वाले होते हैं। यहाँ पे चुनौती इस बात की है कि सूर्य जो है वो 9th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड या 3rd हाउस का लॉर्ड नहीं है। इसीलिए सूर्य के पास वो इनबिल्ट कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रेशर को डील करे। यहाँ पे ये सूर्य एक्वायर करेगा क्योंकि वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, यानी कि सूर्य को डीएनए में ये कैपेसिटी नहीं दी गई कि वो प्रेशर को बियर करे, लेकिन क्योंकि 12th हाउस में जाके उसे बैठना है
तो फिर उसे वहां पे वो चीजें सीखनी पड़ेंगी। दूसरी नेगेटिविटी क्या है, सूर्य जो है वो अनुराधा नक्षत्र में बैठा है जो कि शनि का होता है, वो इसका परम एक तरीके से नैसर्गिक शत्रु है। जहां पे सूर्य का काम है प्रकाश को देना, वहां शनि का काम है प्रकाश को एब्जॉर्ब करना। अब शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है सूर्य, नक्षत्र के पॉइंट से देखें तो शनि मजबूत है, भले ही शनि 8 नंबर मंगल की राशि में बैठा है जो कि एनिमिकल साइन है, लेकिन नक्षत्र तो शनि का अपना है। वहां पे जब सूर्य बैठेगा तो सूर्य नैसर्गिक बलवान तो है, परंतु वहां पे शुक्र, सूर्य और बुध, शुक्र सूर्य और बुध ये भी एक कॉम्बिनेशन है, शनि शुक्र और बुध, तो शनि शुक्र और बुध ये तीनों तो फ्रेंडली हो जाएंगे, सूर्य वहां पे कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप जो फैसले करते हो, जो चीजें आप चाहते हो वो चीजें ना होकर उसके अपोजिट चीजें हो रही हैं, क्योंकि सूर्य और शनि की परस्पर शत्रुता में शनि को बल देंगे शुक्र और आपके बुध। ठीक है, मैंने पिछले बार कैलकुलेशन से आपको दिखा दिया था कि बैठे इस तरीके से हैं कि शुक्र, शुक्र के बाद बैठा है आपका शनि और शनि के बाद बैठा है बुध, तो शुभ कत्री में कौन है, शनि है, ना कि सूर्य। ठीक, इसके बाद देखते हैं सेकंड हाउस पे चलते हैं। सेकंड हाउस का जो मालिक है वो है शनि। ठीक है, वो 12वें घर में बैठा है, शनि 6 8 12 में भी बैठे तो कोई बुरी बात नहीं है। तीसरी दृष्टि से इस पे देखेगा, बचाने का प्रयास करेगा, वहां तक ठीक है। अपने नक्षत्र में बैठा है वो भी ठीक है। तो हेल्थ के पॉइंट तक अगर देखें सेकंड हाउस धन के लिए ऊपरी तौर पे देखें तो हेल्थ ठीक ठाक रहेगी, लेकिन जो उसकी आत्मा है मंगल, वो क्या हुआ है, वो दिशा बल तो ले रहा है, दैट इज गुड कि अर्निंग्स तो आएंगी, लेकिन वो अपने शत्रु की राशि में जाके बैठा हुआ है, इसीलिए जो आत्मा है उन पैसों से भी खुश नहीं रहेगी। ठीक है, यानी कि घर खर्च तो चल रहा होगा लेकिन उसके बाद भी इतने कम है या ऐसा है, ऐसा सोच कहीं ना कहीं ये मंगल देगा, क्योंकि मंगल दिशा बली है, वो चाहेगा, पैशनेट है वो कि मैं और ज्यादा पाने की क्षमता रखता हूं तो मुझे पाना चाहिए। ये चीज यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। थर्ड हाउस जो है वो शनि का है और नक्षत्र भी उसके अंदर शनि का आ रहा है। ठीक है, जब शनि का ही नक्षत्र आ रहा है तो ये भाव पूरी तरह से एक्टिव है, तृतीय भाव पराक्रम का पूरी तरीके से एक्टिव है, क्योंकि उसका शरीर और उसकी आत्मा एक ही ग्रह के पास है। अब वो यहाँ से बैठे भी ठीक है, यहाँ से 10वें में बैठे हैं तो अपने से केंद्र में बैठा है, इसीलिए पराक्रम आप में कूट कूट के भरा होगा, इससे इनकार नहीं हो सकता। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस के लिए फिर देखें, लॉर्ड जो था जुपिटर वो नीच राशिस्थ हुआ, ये मनोस्थिति दिखाने वाला भाव है, ये आपके सुख संसाधनों को दिखाने वाला भाव है। यहाँ पे ये दोनों चीजों का जो मेन स्वामी है, जो एक्चुअल हेल्थ का यानी कि राशि स्वामी गुरु, वो नीच राशिस्थ है, उसको कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। प्लस यहाँ का जो नक्षत्र है वो शुक्र के पास है, शुक्र जो है वो बैठ गए हैं 12th हाउस में। शुक्र का 12th हाउस में बैठना कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं थी, लेकिन वो शनि के नक्षत्र में बैठा है, इसलिए उसको भी धीरे धीरे करके चलना पड़ेगा, शनि के नेचर को लेके चलना पड़ेगा, इसलिए सुख संसाधनों की जो वृद्धि होगी वो धीरे धीरे करके होगी। इसमें शुक्र थोड़ा सा अपने आप को अनईजी फील कर सकता है। जो आपका जो पंचम भाव है, यह इसके स्वामी है मंगल, ये यहाँ से गलत बैठे हैं, एक तो शत्रु राशिस्थ हो रहे हैं, दूसरी बात है कि षडाष्टक फॉर्मेशन के साथ आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिविटी है। दूसरी बात है इसकी जो आत्मा है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा वैसे भी आपके अष्टम के स्वामी होकर अष्टम में बैठे, इस कारण से फिफ्थ हाउस रिलेटेड चीजों को लेकर कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, भाव का स्वामी उसे सपोर्ट नहीं करता, और साथ ही साथ जो उसकी आत्मा बना वो मन बन गया, और मन जो है वो कहाँ बैठा है, 4 नंबर की राशि में। 4 नंबर की राशि में चंद्रमा का बैठना इंसान को बहुत इमोशनल बनाता है, कई बार आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे थिंग्स रिलेटेड टू एजुकेशन, लव एंड चाइल्ड को लेकर। दूसरी बात, इस कुंडली के अंदर जो है सूर्य से राहु वो कहीं ना कहीं उस एरिया में है जिसे हम कहते हैं कर्स ऑफ गॉड। जब हम 10 दिशाएं बनाते हैं तो इसमें एक नृत्य की दिशा आती है ना, तो सूर्य से जब हम देखेंगे तो राहु जो है वो नृत्य दिशा में आ गया, नृत्य यानी कि कर्स ऑफ गॉड में आया है। तो एक चुनौती ये हो सकती है लव रिलेटेड मैटर्स पे या चाइल्ड रिलेटेड मैटर्स के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर इस राहु के कारण अचानक से कोई ना कोई परेशानी आप महसूस करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में मैंने केतु के लिए बताया था कि केतु बैठा था तो परेशानियां थी, यहाँ पे राहु बैठा है और सूर्य को श्रापित हो रहा है, मतलब आत्मा श्रापित हो रही है। तो कहीं ना कहीं पंचम भाव से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज होगी जो कि आप अपने ऊपर एक परेशानी के तौर पे लेके चलते हुए देखोगे, ये वो रह रह के आपकी आत्मा को झंझोड़ने वाला काम कर सकता है।
यहाँ पे आते हैं छठे भाव में, छठे भाव की राशि जो है वो शुक्र की है, शुक्र बैठे हैं अपनी राशि को देख रहे हैं, तो यहाँ पे ठीक कहा जा सकता है। और वैसे भी शुक्र 12वें घर में अच्छा है, तो करेज के साथ साथ संघर्ष वाला साइड भी आपके अंदर पॉजिटिव है, कॉम्पिटिशन्स वाली चीज भी पॉजिटिव है। इसका जो मिड पॉइंट लॉर्ड है ये मंगल है, राशि के हिसाब से गलत है, लेकिन यहाँ से गिनेंगे तो 5 घर आगे है जो अच्छा है। और दूसरी बात है कि दिशा बल के साथ है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ है, तो दैट इज अ गुड थिंग। राशि एक्सचेंज हो जाएगी तो मंगल यहाँ पे सामने आ जाएंगे, शुक्र और मंगल की युति इस भाव को और बल देगी, ये भी प्लस पॉइंट है जो आपको आपके सर्विस में हेल्प करेगा। यहाँ पे आ जाइए, ये हाउस ऑफ मैरिज है, मैरिज का जो लॉर्ड है बुध, वो पहले तो गलत गया, अपने से छठे गया, तो किसी ना किसी बात को लेके एक दिश वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात है कि इसकी जो आत्मा है गुरु, वो भी अपने से 6-8 हो रहे हैं दोनों के दोनों, इसलिए मैरिटल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ खड़ी होती हुई ऊपरी तौर से कही जा सकती हैं। चंद्रमा आपके 8th हाउस का लॉर्ड है, 8th में बैठा है, अच्छी बात है, लेकिन चंद्रमा 8th में बैठा, दूसरी बात है वो इमोशनल राशि में बैठा, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं हर चीज़ के प्रति, मतलब एक भावुकपना अच्छा नहीं होता, यहाँ पे ये चुनौती बन जाएगी। दूसरी बात है कि यहाँ का जो सबकॉन्शियस बन रहा है वो बन रहा है कहीं ना कहीं केतु, मिड पॉइंट लॉर्ड केतु, केतु चंद्रमा से 4 घर आगे बैठा है, केंद्र में बैठा है। अब केतु का मतलब है डिटैचमेंट, तो यहाँ पे भी मैरिटल हैप्पीनेस के अंदर केतु जो है वो डिटैचमेंट का रीजन बनेगा, वो एक चुनौती दे देगा, वो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसके बाद चलते हैं आपके 9th हाउस, 9th हाउस का लॉर्ड है सूर्य, अपने से देखेंगे तो 4 घर आगे बैठा है, केंद्र में बैठा है, अच्छा बैठा है, लेकिन शनि के नक्षत्र में बैठने के कारण परेशान है, तो वहां पे एक दिक्कत आ रही है। चंद्रमा यहाँ का मिड पॉइंट लॉर्ड बना, लेकिन वो अपने से 12वें चला गया, तो कभी कभी ऐसा भी आपको महसूस होता है कि हायर अथॉरिटीज 9th हाउस जो रिप्रेजेंट करती है, वहां से मन को बहुत ज्यादा एक चोट सी महसूस हो सकती है। ठीक है, इमोशंस वहां पे ज्यादा डिस्टर्ब होने की क्षमता रख सकते हैं, कभी कभी फादर्स के साथ भी यहाँ पे इमोशन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंसेस ये वाली सिचुएशन देगी। ठीक है, सूर्य और ये चंद्रमा का ये फॉर्मेशन ये चीज को भी दिखा सकता है। बात करते हैं 10th हाउस, 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो उठ के गया है 12th हाउस में। ठीक है, तो अपने से 3 गया है, यानी कि पराक्रम वाले कामों के लिए ठीक है। मंगल बैठा है, दिशा बल दे रहा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसकी जो आत्मा है राहु, वो जाना कहाँ चाहती है। राहु बेसिकली 10th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड हो, तो मैंने अक्सर आजमाया है कि लोगों को ना पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट देखने को मिला है, ठीक, या फिर एस्ट्रोलॉजी का भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि राहु ऐसी चीजों को, रहस्यमय चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। लेकिन परेशानी क्या, अब ये राहु, ये आत्मा इसकी कहाँ गई, अपने से षडाष्टक हो गई, अपने से षडाष्टक हो गई, तो काम के अंदर भी मन लगने में थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे भी आएगी, वो फैक्टर होगा राहु के डिजायर्स। ठीक, इसके बाद 7th हाउस ये हो गया, 11th हाउस, 11th हाउस के जो मालिक हैं वो है शुक्र, अपने से 1 घर आगे हैं, अच्छे हैं, क्योंकि शनि के साथ बैठे हैं तो थोड़ा धीरे धीरे करके गति बढ़ेगी उसमें। यहाँ पे जो नक्षत्र आ रहा है वो शनि का आ रहा है, शनि भी आगे हैं, तो शनि और इस शुक्र के कॉम्बिनेशन के कारण 11th हाउस जो है वो एक्टिव रहेगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, गेंस की स्थितियां रहेंगी, लेकिन केतु की मौजूदगी के कारण डिटैचमेंट रहेगा, गेंस कई बार हाथ में आते आते हाथ से निकलते हुए भी नजर आएंगे। पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन 12th हाउस के साथ जुड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि धन का खर्चा करके ही धन का लाभ होता हुआ कहीं नजर आगे आएगा। इतनी चीजें क्लियर है। अब योग के अंदर मैंने पहले समझा दिया था एक वीडियो में, यहाँ पे एक बात को समझ लीजिए, कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ पॉइंट है वो कहाँ पर जा रहा है, 12th हाउस के अंदर ज्यादा ग्रह हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा जो योग फॉर्म होंगे ना वो 12th की तरफ ही ज्यादा इशारा करेंगे। दूसरी बात है 10वें घर और 12वें घर के बीच में राशि परिवर्तन है, इस कारण से मेंटल स्ट्रेस आपको आपके प्रोफेशन में बरकरार रहेगा, इस बात से कभी भी इनकार नहीं कर सकते। जो एनर्जी है वो है 10th हाउस और 12th हाउस के बीच में ही कहीं ना कहीं चैनलाइज होती रहेगी, वर्क एरिया पे ज्यादा प्रेशर होगा और वो 12th हाउस के एनर्जी को लेकर चलने के कारण हमेशा बरकरार रहेगा। अब हम चलते हैं फटाफट से नवमांश पे, और एरिया ऑफ प्रॉब्लम 2 हैं, एक होगा या तो चाइल्ड लव वाला साइड, दूसरा जो होगा वो प्रोफेशन का साइड होगा। तो मैं नवमांश बना के थोड़ा सा समझा दूं और फिर हम चलेंगे फटाफट दशमांश की तरफ। चलिए अब नवमांश पे चर्चा कर लेते हैं। पहले ही मैंने आपको वो सारी चीजें बता दी थी जो कैलकुलेट होके होनी थी, कि कौन किससे 9th और वो गया है, वो वीडियो पहले से अवेलेबल है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर हम चलें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस्मत के अंदर एक तो वर्गोत्तम नवमांश है, ठीक है, इसका मतलब अभी भी बिल्कुल राइट पाथ पे ही चलने का प्रवृत्ति रहेगी। सूर्य की स्थिति को अभी भी देखें, वो कहीं ना कहीं वहीं जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि वो चुनौतियां अभी भी रहेंगी कि जो सही है मुझे उसी का सपोर्ट करना है।
ठीक है, आप सब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि आप उस जॉब के अंदर हो जिसमें कि ऐसे कई बार प्रेशर्स आते हैं, सामने वाला बोलता है नहीं ये करना है मतलब यही करना है, आप जानते हो कि सही है गलत है लेकिन फिर भी वो करना पड़ता है, तो वो चुनौतियां रहेंगी। अब यहाँ पे देख लो कि किस्मत में कम से कम 4 ग्रहों ने दशम को बल दे दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या, चंद्रमा जो कि मन का कारक है वो अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, इसलिए काम में मन ना लगे। ये कहाँ से आएगा, ये किस्मत की तरह से आएगा। ठीक, दूसरी चीज है चंद्रमा माता का कारक है, तो शायद उनको लेकर भी कभी कभी परेशानियां हो सकती हैं प्रोफेशन के अंदर। शनि जो है वो तो मित्र राशि में बैठा है, लेकिन शनि जब भी 10th हाउस में बैठता है तो कैरियर के अंदर अप्स एंड डाउन्स देता है, उसका काम है, उसका नेचर है। 36 साल के पहले तक तो वो बहुत ज्यादा चुनौतियां लगाता ही लगाता है, तो ये भी होगा। दूसरी बात है कि इसका परस्पर जो दुश्मन मान सकते हो, यानी कि शनि जिसे दुश्मन मानता है वो है मंगल, उसके साथ बैठा है। मंगल और शनि की युति अपने आप में खतरनाक इस बात पे होती है कि मंगल को चाहिए हर चीज फटाफट और शनि बोलता है कि देर से देंगे, तो फ्रस्ट्रेशन ज्यादा देता है ऐसा योग। तो यहाँ पे ये फ्रस्ट्रेट करने वाला योग जो है ये प्रोफेशन के अंदर फिर बन रहा है। इसके बाद हम देखेंगे तो बुध तो उच्च राशिस्थ है, बुद्धि जो है उस चीजों को निकालने की ताकत दे देगी, लेकिन मंगल और चंद्रमा ये दोनों ही बुध के इस भाव को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि चंद्रमा बुध को भले अपना दुश्मन ना माने लेकिन शनि के साथ बैठकर वो कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा दूषित होगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। मंगल को शनि और चंद्रमा दोनों का साथ है, ऐसे में शनि जहां पे उसको फ्रस्ट्रेशन देगा चंद्रमा वहां पे मंगल को साथ भी देगा, क्योंकि मंगल और चंद्रमा ये धन की भी योग देता है और साथ साथ ये कहीं ना कहीं मन को एक करेज भी देता है। इसलिए यहाँ पे ये चीज जो है ये बहुत मिक्स्ड टाइप की होंगी, कभी ठीक लगेगा कभी खराब लगेगा, काम के अंदर ये परिस्थिति बनेगी। सूर्य तो अपनी जगह पे एडमेंट होकर बैठे हुए हैं तो वहीं बैठे हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूर्य की राशि में बैठे हैं शुक्र, शुक्र जो है वो सूर्य को मित्र नहीं मानते, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो शुक्र सूर्य चंद्रमा इन सबको मित्र नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं विलासिता जो है वो वाला थॉट किस्मत वाले में जाकर किसको हिट कर रही है, सूर्य की राशि को हिट कर रही है। तो कई बार ऐसा लगेगा कि किस काम में आ गया मैं, इसमें तो मेरे को कुछ विलासिता नहीं है, कुछ चीजें नहीं है। शुक्र का जो नेचर है वो चीज एक परेशानी का कारण दे सकती है। शुक्र दूसरा वाइफ का कारक भी है, तो कभी कभी उनके कारण भी आप थोड़ा सा असहज महसूस कर सकते हो। दूसरी चीज कि राहु जो कि खासकर परम शत्रु में आता है, किसके, सूर्य के। तो राहु जो है वो जब सूर्य की राशि में बैठा हुआ है तो वो ज्यादा परेशान करेगा, अचानक से अनसर्टेनली प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि मैंने यहाँ भी बताया था कि ये क्या हुआ है, ये श्रापित हुआ पड़ा है जो कि सूर्य को यानी कि आत्मा को कहीं ना कहीं चोट दे रहा है। तो अचानक से रह रह के बिना किसी बात के कोई ना कोई परेशानी खड़ी करता चले, ये एक चीज है। दूसरी बात है कि केतु को देखिए, केतु यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठा है, केतु मटीरियलिस्टिक प्लैनेट नहीं है तो शुक्र की राशि को वो ज्यादा अच्छा अपना पसंद नहीं करेगा, एक प्रॉब्लम वहां थी। यहाँ पे ये आया है शनि के पास, शनि की राशि में किस्मत में, तो शनि है कर्म के देवता, उसके अंदर भी केतु नहीं ज्यादा अच्छा काम करता, क्योंकि आपने अगर भृगुनंदी या नाड़ी सिस्टम को देखा है तो वहां पे क्या है, केतु जो है वो बोलता है कि चीजों को खत्म करो और शनि का काम है कर्म कराना, इसीलिए केतु की ये पोजीशन भी किस्मत के अंदर बहुत अच्छी नहीं है। ये कई बार आपके करेज को टेस्ट करेगी, जब भी केतु की दशा चली तो बार बार आपकी जिंदगी में आपके करेज को उसने टेस्ट कर दिया, ये बात आपके कहीं ना कहीं इस नवांश से क्लियर हो रही थी। अब हम चलेंगे फाइनली दशमांश की तरफ, क्योंकि दूसरी जो सबसे बड़ी एरिया ऑफ ट्रबल होगी वो अब होगी D10 दशमांश। क्यों, क्योंकि देखिए आपके नवमांश में भी एक इशारा है कि ज्यादातर प्रेशर जो है ना वो 10th हाउस की तरफ ही आ रहा है। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं आपने सवाल नहीं किया लेकिन प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है वहां कहीं से ही देखने को मिलेगी। तो जो हम आपके दशमांश को बनाएंगे उसके अंदर क्या होगा, सूर्य अच्छी पोजीशन पर आएगा, यहां पर है आपका सूर्य, ये अच्छी पोजीशन हुई अब जाके प्रोफेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन दूसरी चुनौती जो खड़ी है उसको देखेंगे, सूर्य के बाद है चंद्रमा, चंद्रमा जो है वो यहां बैठ गया, ये है तो यहां उच्च राशिस्थ, लेकिन अगेन वही बात हो गई कि सूर्य से
इसने जिस दिशा को पकड़ा वो फिर नृत्य थी, यानी कि कहीं ना कहीं फिर से ये उस एरिया में है जिसे मैं कहूंगा कि श्रापित है। श्रापित कौन हुआ है? चंद्रमा। चंद्रमा श्रापित है, मतलब चंद्रमा कारक है किसका? या तो माता का या फिर मन का। तो आपका किसी भी काम को आप करो उसके अंदर आपका मन ना लगे, ऐसी एक परिस्थिति ये स्थिति बनाएगी कि कई बार मन मार के काम को करना पड़ रहा होगा। ठीक है, ये सिचुएशन बनने में बहुत ज्यादा संभावनाएं देखने को मिलती हैं। अब इसमें दो चीजें और ध्यान रख लेते हैं, पहले इन्हीं दो पे चर्चा कर लेते हैं। सूर्य जो है वो ठीक अपनी जगह, चंद्रमा यह हमारे को दिख रहा है कि ये श्रापित थे, ये परेशानी का कारण है। इसने पकड़ा है ईशान कोण, ठीक, यानी कि ये जाना चाहता है किसके अंडर? जुपिटर के अंदर, प्रॉस्पेरिटी के अंदर जाना चाहता है, ये ब्लेसिंग ऑफ गॉड की तरफ जाना चाहता है। आपका मन जो है वो आध्यात्म की तरफ मूव ऑन करा रहा है कहीं ना कहीं, ये कॉम्बिनेशन। और आपका D10 का चार्ट जो है वो ये फॉर्मेशन आपको दे रहा है। इस कारण से आप अपने सर्विस में एंटर हुए होंगे, वहां पे कई सारी चुनौतियां आई होंगी जिसने आपको इस तरफ मोड़ा, ताकि आप अपने मनोस्थिति को कुछ हद तक खुश रख सको। ठीक है, अगर इस चीज को पकड़ने चले तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे चंद्रमा उच्च का जरूर है, लेकिन कहीं 2020 से जब आप D60 के चार्ट पे जाओगे, ठीक है, मेरे पास आपका प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, आप उसको चार्ट्स को अपने टाइम से बनाना, मैंने ऑलमोस्ट 10:02 का बनाया। तो जो आपका षष्ठ्यांश होगा D60 होगा, वहां पे चंद्रमा की दशा स्टार्ट हो चुकी है और चंद्रमा वहां पर नीच राशिस्थ है, इसीलिए मन की व्याकुलता भी बढ़ी हुई है और कर्म के अंदर वो कहीं ना कहीं कुछ खोजने के प्रयास कर रहा है। ठीक है, ये आपका जो योग है ये आपको उस तरफ आगे मूव ऑन करा रहा है। लेकिन आप जिस भी कर्म में जुड़े हो मटीरियलिस्टिक साइड से, ठीक है, उसके अंदर आपके मन का ना लगना ये इसका श्रापित होना बताता है। तो ये एक कारण है जो कि आपको आपके सर्विस में हमेशा चुनौती के रूप में देखने को मिलेगा। अब बाकी के ग्रहों को बिठा दूं तो यहाँ पे जुपिटर की मौजूदगी है जो कि अच्छा है अपने घर से, यहाँ पे आपका शनि मौजूद थे, यहाँ पे आपके बुध मौजूद थे। जो डायरेक्शन आई थी लगन को वो आई थी अनंता, इसीलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है और हो सकता है कि ये आपको बिजनेस की तरफ भी जाने के लिए कई बार बोल सकता है। ठीक है, तो वो एक सिचुएशन बन सकती है। बहुत सारे ग्रह हैं किस्मत के अंदर, इसलिए कभी भी जाके उसमें चेंज आ सकता है, खासकर शनि की दशाएं अंतरदशाओं में ये चीज होने की संभावनाएं ज्यादा रहने वाली हैं। इसके बाद जो बचता है वो सिर्फ है शुक्र और राहु, वो कॉम्बिनेशन अभी भी यहीं के यहीं है, इसीलिए विलासिता को लेकर परेशानी और सरकार को लेकर परेशानी, ये कॉम्बिनेशन बरकरार है आपकी कुंडली में, जो कि आपको परेशान करता रहेगा। केतु के साथ मंगल जो है वो अभी बैठे हुए हैं आपके कहीं ना कहीं इस भाव में। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है। इससे अब निकाल लेते हैं आपके पास स्किल्स क्या है। कहीं ना कहीं सूर्य केंद्र में है तो एक है थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन वाली क्वालिटीज होंगी। ठीक है, दूसरी चीज है गुरु भी केंद्र में है, ये प्लस पॉइंट है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ टीचिंग एजुकेशन की क्वालिटी भी आपके अंदर होगी जो कि काउंसलिंग में हेल्प कर सके। चंद्रमा की स्थिति खराब है, ठीक है, उच्च का है मत समझिएगा, ये समझ के चलिएगा, क्योंकि श्रापित है इसलिए वो किसी भी काम में मन ना लगने देगा। दूसरी चीज ये है कि इस कुंडली के हिसाब से शनि और बुध के बीच में रिलेशन था और मंगल प्रोमिनेंट हो रहा था, इसीलिए मैंने बोला था यूनिफॉर्म सर्विसेज। यहाँ पर ये स्थिति भी कहीं ना कहीं किस्मत के अंदर चुनौतियां देती रहेंगी राहु के कारण। वर्क स्किल्स के जब हम बात कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, टीचिंग एजुकेशन अच्छा है, पराक्रम वाले सारे कामों के लिए ये कुंडली बहुत अच्छी है। शनि और बुध के योग होने के कारण थोड़ा सा बिजनेस साइड के लिए भी स्ट्रेंथ है चार्ट के अंदर। लेकिन पूरे उसमें एक बात को ध्यान रखना, आपको मैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ नहीं भेज सकता भले ये कॉम्बिनेशन कितना भी काम कर रहा हो। रीजन ये है कि यहाँ पे जो राशि है ना वो पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन होने के कारण जब आपके सामने कोई नेगेटिव लोग आके खड़े हो जाए ना तो फिर आप उनको बियर नहीं करोगे, थोड़ा सा असहज महसूस करोगे। इस कारण से उस लाइन से हटके आप
ऐसे कामों में जा सकते हो जहाँ पे चंद्रमा 8वां घर यानी कि साइकोलॉजी से स्टडी होती हो। साइकोलॉजी की स्टडी होते होते आप लोगों के मनोस्थिति को समझ सकते हो। ऐसी वाली चीज़ के लिए ये बहुत पॉजिटिव है, वहाँ पे परेशानी नहीं है। छोटे बच्चों के साथ जुड़ के आप काम करोगे, चंद्रमा यहाँ बैठा है, गूंगा बहरा कोई भी इंसान हो, आप उसकी साइकोलॉजी को समझ सकते हो चंद्रमा के उस पोटेंशियल के कारण। लेकिन किसी भी काम में आपका बहुत लंबे समय तक मन लगे, ये स्थिति चुनौतीपूर्ण दिखेगी, क्योंकि चंद्रमा दशमांश कुंडली में कहीं ना कहीं श्रापित एरिया में आया हुआ है। तो ये था आपके कुंडली का एनालिसिस। जो चीजें आप शायद नहीं बोल पा रहे थे या डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा था, तो एरिया जो मेरे को नजर आया वो प्रोफेशन का ज्यादा एरिया ऐसे नजर आता है जिसपे की चुनौती है। जबकि लगन कुंडली में पंचम भाव, प्रेम संतान वाला भाव भी कहीं ना कहीं हिट हुआ है, उसमें भी आपको चुनौतियां जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिल सकती हैं। धन्यवाद।